बच्चों, उम्मीद करते हैं कि मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा एवं विषय वस्तु से संबंधित जो पहला पार्ट आया था उसको आप अच्छी तरह अध्ययन कर लिए होंगे और अच्छी तरह समझ लिए होंगे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो मनोविज्ञान 1880 में एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्राप्त किया था, उसके पहले इसकी क्या स्थिति थी। क्या 1880 के पहले इंसानों ने मानव व्यवहार को समझने का प्रयास नहीं किया था। वास्तव में मानव सभ्यता के इतिहास के पन्नों को उलट करके उसके अतीत में जा करके यह खोज निकालना कि आखिर मनोविज्ञान का अस्तित्व कब से है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। कि आखिर इंसानों ने कब से दूसरे के व्यवहारों को समझने का प्रयास किया। इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोरिंग ने कही। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ अपने जन्म के समय नहीं होती। नथिंग इज़ न्यू एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। उनका साफ संकेत था कि जो विज्ञान हमें 1880 के रूप में प्राप्त हुआ उसकी जड़ें काफ़ी अतीत में समाई हुई है। इसी बात को रेखांकित करते हुए एबिंगहॉस ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है पर इसका इतिहास बहुत छोटा है। साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास तो सभी जानते हैं कि 1880 के आसपास मनोविज्ञान का इतिहास शुरू होता है, जब मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अपना अस्तित्व बनाया। लेकिन क्या 1880 में ही इंसानों ने सब कुछ सोचना शुरू किया मानव व्यवहार के बारे में? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका अतीत बहुत लंबा है। लेकिन ये अतीत कितना लंबा है, ये बहुत दुष्कर कार्य है इसको खोज निकालना। एक और मनोवैज्ञानिक थे मर्फी, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता पुराना है। तो जितना मानव सभ्यता पुराना है उतना ही मनोविज्ञान पुराना है। इसका मतलब उन्होंने सीधा सीधी मनोविज्ञान का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास से जोड़ दिया कि जब से मानव सभ्यता विकसित हुई तब से मनोविज्ञान डेवलप हुआ है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मनोविज्ञान का अध्ययन पहले दर्शन शास्त्र के अधीन किया जाता था। इस प्रकार से मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन शास्त्र के जैसे विषय वस्तु थे उसी के अनुसार मनोविज्ञान के भी विषय वस्तु तय हो गए थे। तो इस संदर्भ में अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके जाते हैं तो देखते हैं कि यूनान की सभ्यता से इसका गहरा संबंध है। यूनान की सभ्यता काफ़ी प्राचीन सभ्यता है और काफ़ी विकसित सभ्यता। इसी सभ्यता के कोख से एक महान दार्शनिक जन्म लिया जिसका नाम था सुकरात। विश्व ख्याति प्राप्त ये दार्शनिक थे। उसके एक शिष्य थे प्लेटो और उसके एक शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु एक महान दार्शनिक ही नहीं, उनके बहुत सारे विषयों पे पकड़ थी और बहुत सारे विषयों पे उनका ज्ञान था। तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी उस समय कि अगर हमें आत्मा, परमात्मा और धर्म को समझना है तो इंसान को समझना होगा। और यहीं से उनकी इसी बात से मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है, जहाँ से हम दर्शन शास्त्र के अधीन मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः इस बात पर विचार कर लेते हैं कि क्या अरस्तु ने जिस मनोविज्ञान की शुरुआत की थी दर्शन शास्त्र के अधीन एक दर्शन शास्त्र की स्वतंत्र शाखा के रूप में, क्या वहीं से मनोविज्ञान शुरू हुआ? क्या वहीं से इंसानों ने मानव व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया या उसके बारे में सोचना शुरू किया? तो हमें लगता है कि ये व्याख्याएं सही नहीं है, ये उचित जान नहीं पड़ता है कि वहीं से इंसानों ने दूसरे के व्यवहारों को समझना शुरू किया। भले ही एक औपचारिक शुरुआत हुई यहाँ से, लेकिन इंसानों ने तो इंसान को समझने का प्रयास तो बहुत पहले से कर दिया होगा। आप साइंस की किताबों में पढ़ते हैं कि आखिर ये साइंस का जन्म कैसे हुआ। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये होता है कि जब इंसानों ने अपने इस कौतूहल का जवाब खोजना शुरू किया, प्राकृतिक घटनाओं की जो विस्मयकारी घटनाएं हुआ करती थी उसके बारे में सोचना शुरू किया कि बादल क्यों गरजते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, बाढ़ क्यों आता है, आंधी तूफान क्यों आते हैं, यानी कि जितना भी जो भौतिक जगत की घटनाएं थी उसके बारे में जब सोचना शुरू किया और उस पर जब चिंतन शुरू किया तो साइंस का जन्म हुआ। उसी प्रकार से जब इंसानों ने इंसानों के बारे में सोचना शुरू किया, जानवरों के बारे में सोचना शुरू किया, खुद अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर इंसान रोता क्यों है, दुखी क्यों होता है, हंसता क्यों है, चुपचाप शांत क्यों बैठ जाता है, या फिर वो क्रोधित क्यों होता है।
इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन इंसानों के मन में ये फीलिंग तो आता ही होगा, वो तो सोचता ही होगा कि कोई क्यों चीख चिल्ला रहा है, क्यों भागे जा रहा है, क्यों कोई शिथिल पड़ जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जब ये सोचना शुरू हुआ होगा तो उसी समय से मनोविज्ञान की जो है नींव पड़ी, वहीं से मनोविज्ञान शुरू हुआ, भले ही उसका कोई लिखित इतिहास नहीं हो। इसलिए जो एबिंगहाउस का स्टेटमेंट है कि इसका अतीत बहुत लंबा है, लेकिन कितना लंबा ये तो कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बता पाया, ये बहुत मुश्किल काम है इसको तलाश पाना। लेकिन ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब से इंसानों ने दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया, जब से इंसानों ने अपने स्वभाव के बारे में जानना शुरू किया, तभी से मनोविज्ञान अपना अस्तित्व बनाए हुए है। तो अब एक बार पुनः आते हैं अरस्तु पे। अरस्तु ने बहुत सारी चीज़ें मनोविज्ञान के संबंध में उस समय कही, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मनोविज्ञान मतलब आत्मा का विज्ञान है, और आत्मा के उसके विषय वस्तु आत्मा ही थे उस समय भी, और ये लगभग 17वीं शताब्दी तक ये बनी रही। 17वीं शताब्दी के बाद मनोविज्ञान का जो विषय वस्तु बना उसे लोगों ने मन माना। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु आत्मा नहीं, मनोविज्ञान का विषय वस्तु मन है। और इसके पीछे कारण ये था कि एक आत्मा आत्मनिष्ठ होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, आत्मा अमूर्त होता है, तो आत्मा का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया जा सकता है। और बाद में के मनोवैज्ञानिकों ने भी मन के बारे में भी यही सवाल उठाया कि मन भी अमूर्त है, मन का भी अध्ययन और उस पर प्रयोग नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार बाद के विद्वानों ने जो सवाल आत्मा के विषय वस्तु पे उठाए थे, वही मन के विषय वस्तु पे उठाए थे कि जिस प्रकार से आत्मा जो है वैज्ञानिक कसौटियों पे खड़ा नहीं उतरता है, उसकी कोई विधियां नहीं है जिससे वैज्ञानिक ढंग से उसका अध्ययन किया जा सके, उसी प्रकार से मन का भी कोई अध्ययन नहीं किया जा सकता है कोई वैज्ञानिक तरीके से। तो इस प्रकार से मन और आत्मा दोनों को विद्वानों ने खारिज कर दिया मनोविज्ञान के विषय वस्तु मानने से। इसके बाद 1879 में जब विलियम उंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, तो उसी समय उन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु निर्धारित कर दी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है संवेदना का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान में चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में संवेदना का अध्ययन किया जाता है। चेतन अनुभूतियों के अध्ययन करने के लिए उंट ने एक विधि बताई जिसे अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इस विधि में व्यक्ति अपने अनुभवों को जो वह महसूस करता है खुद रिकॉर्ड करके बताता है कि वो क्या महसूस करता है। लेकिन बाद के मनोवैज्ञानिकों ने, बाद के विद्वानों ने चेतन अनुभूति के विज्ञान वाली थ्योरी को भी नकार दिया, कहा कि मनोविज्ञान में सिर्फ चेतना की अनुभूति का अध्ययन नहीं होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब हम चेतन अनुभूतियों का अध्ययन व्यक्ति स्वयं करता है तो फिर चेतन अनुभूतियाँ ही गायब हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्रोध आया और जैसे ही आपने अध्ययन शुरू किया कि क्रोध में क्या क्या हो रहा है, तो क्रोध तिरोहित हो जाता है, क्रोध गायब हो जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको डर हो रहा है और जैसे ही आपने अध्ययन करना शुरू किया, उस पर ध्यान लगाना शुरू किया कि डर की अवस्था में क्या क्या होता है, तो डर गायब हो जाता है। तो इस तरीके से बाद के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ना ये विधि सही है, ना इसके मनोविज्ञान के विषय वस्तु हो सकते हैं। तो पहली बात उन्होंने क्या कहा बाद के मनोवैज्ञानिकों ने कि मनोविज्ञान में सिर्फ चेतना का अनुभूति नहीं होता है। दूसरा कि चेतन अनुभूति के साथ भी कमोवेश वही कमियां हैं जो आत्मा और मन के साथ है, क्योंकि इसका भी अध्ययन मतलब स्पष्ट रूप से हम वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर सकते हैं और इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको गुस्सा आया किसी चीज़ पे और पुनः कोई वैज्ञानिक, बाद के जो वैज्ञानिक है वो इस पे अध्ययन करना चाहे, तो क्रोध को कैसे किसी लेबोरेटरी में गुस्सा पैदा किया जा सकता है। फिर 1912-13 आते आते अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन एक प्योर व्यवहारवादी थे। अब देखिए यहाँ पे व्यवहारवादी क्या है कि जब मनोविज्ञान में 1879 के बाद से जब काफ़ी हलचल मच गया और काफ़ी लोग, पूरी दुनिया का ध्यान और विभिन्न विद्वानों का ध्यान मनोविज्ञान की ओर गया, मनोविज्ञान ने जब अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया विद्वानों का,
लोगों का, तो इस पर काफ़ी अध्ययन और रिसर्च होने लग गए। और जब काफ़ी रिसर्च होने लगे तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु और विधि को लेकर के लोग अपने अपने थ्योरी देने लगे, अपने अपने रिसर्च देने लगे और अपना अपना विचार देने लगे कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु ये होगा, मनोविज्ञान इन चीज़ों का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान की विधि ये हो सकता है, मनोविज्ञान की ये विधि वैज्ञानिक नहीं है, मनोविज्ञान की ये विधि वैज्ञानिक है। तो इन सारी चीज़ों पर जब डिस्कशन शुरू हो गया तो अलग अलग विचारधाराएँ बने। जब अलग अलग विचारधाराएँ बने तो इसी को मनोविज्ञान में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं या मनोविज्ञान के संप्रदाय कहते हैं। तो उसी में से ये जो चेतन अनुभूति का विज्ञान कहने वाले उंट थे और टिचनर थे, तो ये इसको संरचनावाद कहा गया। बाद में प्रकारवाद, जेम्स के मनोविज्ञान को प्रकारवाद कहा गया। और फिर जब जेवी वाटसन आया तो उसके में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद कहा गया। और फिर फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद को जन्म दिया। इसी प्रकार से कई मनोविज्ञान में संप्रदाय का जन्म हुआ। हम इसके बाद वाला वीडियो में मनोविज्ञान के संप्रदाय और इसके विभिन्न शाखाओं पर चर्चा करेंगे। अभी पुनः हम आते हैं कि जब चेतन अनुभूति के विज्ञान को भी मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया, बाद के विद्वानों ने नकार दिया, तो जन्म हुआ व्यवहारवाद का। जेवी वाटसन इसके प्रणेता थे। जेवी वाटसन इसके जन्मदाता थे। ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अध्ययन हो सकता है जो प्रेक्षणीय हो, जो प्रकट हो, जिसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु प्रेक्षणीय व्यवहार है, जिसका प्रेक्षण किया जा सकता है। लोगों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन बहुत सारे सवाल उठाए, कहे कि क्या मतलब जो प्रेक्षणीय व्यवहार है, जो अप्रकट व्यवहार है, वो मनोविज्ञान के विषय वस्तु से बाहर कैसे हो सकता है। और जब ये विषय मनोविज्ञान के विषय वस्तु से बाहर हो जाए तो मनोविज्ञान कंप्लीट नहीं हो सकता, मनोविज्ञान अपने आप में पूरा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने उसके भी कंसेप्ट को नकार दिया। और फिर आज जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान में व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, प्राणी के व्यवहार का। लेकिन वो व्यवहार वाटसन वाला व्यवहार नहीं है, क्योंकि वाटसन एक सिर्फ प्रकट व्यवहार और प्रेक्षणीय व्यवहार को ही मनोविज्ञान का विषय वस्तु माना था। लेकिन आज व्यवहार का मतलब मनोविज्ञान में ये कि जो प्रेक्षणीय हो, अप्रेक्षणीय हो, जो प्रकट हो, प्रकट हो वो भी, और जो मानसिक स्तर पे जो क्रियाएं हो रहा हो वो भी मनोविज्ञान के अधीन आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अरस्तु से लेकर करके अब तक मनोविज्ञान का जो सफ़र रहा वो 4 चरणों में रहा। पहला मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना, दूसरा मनोविज्ञान मन का विज्ञान बना, तीसरा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बना, और चौथे में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना, जो आज भी कायम है। इसी मनोविज्ञान के विकास क्रम को रेखांकित करते हुए बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा और अंत में चेतना खोई। अब मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और ये मनोविज्ञान की पूरी विकास यात्रा को रेखांकित करता है। बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप स्टडी करें तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अलग अलग तैयारी न करें। जब सब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हो उसी समय ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नोट्स बना लें बिंदुवार ढंग से, ताकि वो आपको साथ साथ याद हो। आपको ध्यान रखना है कि जो भी थ्योरी की परीक्षा होगी उसमें 50% ऑब्जेक्टिव के मार्क्स होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि मनोविज्ञान 70 नंबर का होगा तो उसमें 35 नंबर का जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव के प्रश्न के जवाब देने हैं, उसमें से 70 क्वेश्चन रहेगा, यानी 70 क्वेश्चन में मात्र 35 का जवाब देना है। तो इस तरीके से ये आसान है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें तो पूरे मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो अभी तक जो कुछ भी हमने बताया है उसके जो मुख्य बिंदु उभर करके आते हैं और उसको ऐसे आप नोट कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले कि पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। सिंपल, मनोविज्ञान का जनक कौन है या फिर मनोविज्ञान का पिता कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। तो इसका सिंपल जवाब है अरस्तु। अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। लेकिन साथ ही जब ये आपसे पूछ दिया जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता माना जाता है विलियम वुंट को, क्योंकि उन्होंने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी लिप्जिग नामक जगह में। तो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट को माना जाता है, जबकि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है।
इसी के साथ विलियम वुंट को और भी एक चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि वो पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किए थे। तो क्वेश्चन आता है कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसके लिए का भी उत्तर होगा विलियम वुंट। और उसके बाद मनोविज्ञान की जननी किसको माना जाता है? तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ है। पहले मनोविज्ञान जब 1880 में अस्तित्व में आया था, उसके पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था। इसके साथ ये भी नोट कर लें कि प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, मतलब मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी। वैसे तथ्य के लिए आपको बताते हैं कि प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला तो विलियम जेम्स ने किया था 1875 में, लेकिन किसी कारणों से वो मान्यता नहीं दी गई। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विलियम वुंट के द्वारा 1879 में लिप्जिग नामक स्थान में, लिप्जिग नामक विश्वविद्यालय में। मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान विलियम वुंट ने कहा था। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जे.बी. वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान में मन का मतलब मस्तिष्क होता है। जब भी मन की बात करें तो समझिए कि मस्तिष्क की बात हो रही है। बच्चों, एक बात का और ख्याल रखिए, जो भी विषय आप पढ़ते हैं जैसे मनोविज्ञान, तो उस चैप्टर के अंत में जो सारांश दिया हुआ रहता है, जो बिंदुवार ढंग से दिए हुए रहते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उसको आप गहनता से अध्ययन कीजिए और पूरे को आप रट जाइए। बच्चों, आप अपना कमेंट नहीं देते हैं, आप अपना कमेंट दीजिए, आप लिखिए कि आपको कौन सी बातें समझ में आई, कौन सी बातें समझ में नहीं आई, अगला कौन सा टॉपिक है जिस पे आप सुनना चाहते हैं। अगर कोई भी 11th-12th में ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप सुनना चाहते हो तो आप मुझे बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।